नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के आज उपस्थित हैं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट और हिंदी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये भाग अति महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत अपन करते हैं। सबसे पहले इतिहास शब्द क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं इसमें इतिहास शब्द जो आता है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अतीत के तथ्यों का क्रमबद्ध एवं व्याख्यात्मक अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत मतलब बीता हुआ समय और उसका क्रमबद्ध एक के बाद एक और उसका व्याख्यात्मक अध्ययन माने हर चीज़ की एक व्याख्या करने के बाद उसका अध्ययन किया जाए, वो व्याख्यात्मक अध्ययन। तो इसका वर्णन इतिहास में किया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियाँ, अनेक दृष्टिकोण प्रचलन में रहे हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं वो कुछ यहाँ लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे। तो सबसे पहला जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में पहला दृष्टिकोण है, पहली पद्धति है, वो हम लेते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है, इसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्णमाला पद्धति और वर्णक्रम पद्धति दोनों एक ही हैं। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का वर्णन उनके नामों के वर्णक्रम के अनुसार किया गया है। तो हमें देखना है यहाँ पे वर्णक्रम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। तो कवियों का जो नाम है उसका पहला अक्षर है उसी के अनुरूप। जैसे मान लीजिए कै से शुरू होता है, तो कै के जितने भी कवि हैं वो चाहे आदिकाल का हो, चाहे मध्यकाल का हो, चाहे भक्तिकाल का हो या फिर आधुनिक काल का हो, वो सारे एक ही साथ आएंगे। तो वर्णक्रम पद्धति है, इसके ऊपर कौन कौन से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं तो उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला है वो द स्तीवर ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ आता है जो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। और एक और ग्रंथ है जो वर्णक्रम पद्धति पर ही लिखा गया है, वो है शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा हुआ। ये दोनों के दोनों इतिहास ग्रंथ हैं वो वर्णक्रम पद्धति पर यानी वर्णमाला पद्धति पर लिखे गए हैं। और इन दोनों में से कई बार ये पूछ लेते हैं द स्तीवर ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा गया है ये कौन सी पद्धति पर लिखा गया है? तो ध्यान रखें वर्णक्रम पद्धति पर। उसके लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। इसके बाद दूसरी बात यहाँ आती है कि ये जो दोनों के दोनों ग्रंथ दिए गए हैं, इसमें साहित्य के जो दोनों ग्रंथ हैं इनमें वर्णक्रम पद्धति पर ही हैं। इसमें कबीर और केशव ये दोनों एक साथ आएंगे। आप सब जानते हैं कबीर भक्ति काल के हैं और ये दूसरे काल के हैं, तो फिर भी दोनों एक साथ ही आएंगे। दूसरा जो क्रम आता है वो है काल क्रमान की जो पद्धति है, कालानुक्रमी पद्धति है इसमें। तो इस पद्धति में क्या दिया गया है, इस पद्धति में कवियों और लेखकों का जो वर्णन है वो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आएगा। तो इतिहास का जो कालक्रम है उसके अनुसार आएगा। और इस पद्धति पर कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो ये दो पुस्तकें आती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। एक तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी जो पुस्तक आती है वो मिस्र बंधु विनोद है। और मिस्र बंधु विनोद जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मिस्र बंधु। कई बार ये पूछ लेते हैं भाई मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र बंधुओं में ये तीन हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो हमें ध्यान रखना है इनके अलावा अगर कोई नाम आता है वो मिस्र बंधुओं में नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर चर्चा करते हैं अब दूसरे उसके ऊपर। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि पद्धति पर हम चर्चा करते हैं वो है वैज्ञानिक पद्धति। और इस पद्धति में क्या है देखिएगा, किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह से मुक्त, मानी हमें उस चीज़ को बहुत अधिक बढ़ाना भी नहीं है, बहुत अधिक नीचे भी नहीं करना है, जो वास्तविक चीज़ है उसी का वर्णन उसमें किया जाए। तो क्या है, किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के पूर्णतः निरपेक्ष, ध्यान रखना पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रह करके तथ्यों का संकलन कर इकट्ठा करके उन्हें क्रमबद्धता से पेश करना, चूँकि क्रमबद्धता इतिहास में बहुत जरूरी है। इस पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या विशेषता बताई? एक तो निरपेक्ष वैज्ञानिक पद्धति में, दूसरी बात तटस्थ, और तीसरी बात है क्रमबद्धता। और साथ ही साथ देखना है कि पूर्वाग्रह से मुक्त भी होना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति है उसमें ये है। अब वैज्ञानिक पद्धति पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है, तो ये इस पद्धति पर आधारित है।
ये इतिहास इसी पद्धति पर आधारित है। अगली जो हमारी पद्धति आती है वो आती है विधेयवादी पद्धति। तो इस पद्धति को विशेष ध्यान रखना है, इसके जन्मदाता कौन है, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तेन माने जाते हैं। इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं तात्कालीन कारण के आधार पर साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है यहाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है परीक्षा में पूछा जाता है कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो तेन है। और इस पद्धति में क्या है, जाति, वातावरण, तात्कालीन कारण के आधार पर साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और इस पद्धति पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण बनता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कौन सी पद्धति पर लिखा गया, तो विधेयवादी पद्धति पर। और ये किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आइए एक और महत्वपूर्ण बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है वो देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति को अपनाया है। और साथ ही साथ शुक्ल जी ने कहा है, क्या कहा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन किसका है, तो ध्यान रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगली हमारी पद्धति है वो है परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण, तो इसमें देखते हैं, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी रचनाकार या मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से होता है। किसी रचनाकार का मूल्यांकन, किसी रचना का मूल्यांकन, किसी रचनाकार का मूल्यांकन इस दृष्टि से होता है कि वह अपनी परंपरा से किस प्रकार प्रभावित हुआ, पीछे की परंपरा से कैसे प्रभावित हुआ। जैसे कबीर का रहस्यवाद सिद्धनाथ परंपरा का अगला चरण है, तो ये इस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, तो इनका वर्णन परंपरावादी दृष्टिकोण में होना चाहिए। और इस परंपरा में हिंदी साहित्य का आदिकाल और दूसरी हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि परंपरावादी दृष्टिकोण पर हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये दोनों ही हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकें परंपरावादी दृष्टिकोण पर लिखी गई हैं। आइए साथियों, अब चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उस पर। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो मैं पहले दे देता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में मध्यकाल में प्रारंभिक प्रयास दिखाई देते हैं। तो ये लिखने का जो काम है वो मध्यकाल के प्रारंभिक में ये जो थोड़ा बहुत इनका प्रयास दिखाई देता है। इसमें 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, इन रचनाओं में कालक्रम का अभाव है, अतः इनको साहित्य ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। अमूमन कहा जाता है ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में प्रथमतः ग्रंथ माने जाते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन रचनाओं को स्थान दिया जा सकता है, उनका विवरण अपन यहाँ नीचे देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनको हिंदी साहित्य के इतिहास में गणना की जाती है। तो सबसे पहले है इस्तीवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये आपको रट लेना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये रचना किसकी है, गारसाध तासी के द्वारा लिखा हुआ है। और हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का प्रारंभ भी हिंदी साहित्य के इसी इतिहास से माना जाता है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये विशेष बात है, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा गया। प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ किसने लिखा, तो गारसाध तासी ने। और उस पुस्तक का नाम क्या है, तो इस्तीवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित होता है। इसका पहला भाग है वो 1839 ईस्वी में आता है तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में आता है। अगला जो भाग है हमारा, अगला जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये दूसरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके लेखक हैं वो डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन।
तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। और ध्यान रखें यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तत्वावधान में ये प्रकाशित हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वहाँ से प्रकाशित होती है। साहित्यकारों का जो इसमें परिचय दिया गया है वो कालक्रम के अनुसार देने वाला पहला ग्रंथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो पुस्तक है इसमें साहित्यकारों का परिचय है वो कालक्रम के अनुसार दिया गया है, और यह काल विभाजन करने वाला प्रथम प्रयास माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला जो काल विभाजन का प्रयास किया गया है वो किया गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब हम आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में और चर्चा करते हैं, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से काल लिए गए हैं। तो देखिएगा, यह काल विभाजन करने वाला प्रथम प्रयास माना जा सकता है इस पुस्तक में, और इसमें प्रमुख काल विभाजन जो किए जाते हैं वो है, पहला विभाजन किया है उसमें चारण काल का है, उसके बाद में दूसरा जो उन्होंने किया है वो मुगल दरबार किया है, तीसरा 18वीं शताब्दी किया है, और फिर कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान माने अंग्रेज़ों के शासनकाल में हिंदुस्तान किया था, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर एक काल विभाजन में इनका नाम रखा गया है। आगे चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया, ये विशेष बात ध्यान रखने की है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व उर्दू के कवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात आती है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किन कवियों को स्थान दिया है, तो वो हिंदी के कवि। इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा लिया गया है, तो हिंदी के कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। एक और विशेष बात यहाँ आती है, वो क्या है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल का जो है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कई बार पूछा जाता है कि स्वर्ण युग किसने कहा है, तो स्वर्ण युग किसने कहा है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो महत्वपूर्ण बात है, फिर से जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं वो मैंने यहाँ इकट्ठी की हैं, साथियों के लिए अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगले जो हमारी पुस्तक आती है वो है मिश्र बंधु विनोद। एक पुस्तक है जिसको मिश्र बंधु ने लिखा, और मिश्र बंधुओं के बारे में मैंने अभी नाम आपको बताया था कि सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। और मिश्र बंधु विनोद है वो 4 खंडों में प्रकाशित होता है, और पहले जो 3 खंड हैं वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं, और चौथा खंड आता है हमारा 1914 ईस्वी में। तो ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। और इसके बाद में देखेंगे हिंदी साहित्य का सर्वाधिक बड़ा ग्रंथ माना जाता है, तो सबसे बड़ा ग्रंथ किसे माना जाता है, मिश्र बंधु विनोद को। और इसमें देखिएगा बड़ा क्या है, इसमें 5000 कवियों का जीवन परिचय एवं साहित्य लिखा गया। ये एक बार पूछा गया था कंपटीशन की एग्जाम में कि भाई 5000 कवियों का या अधिक कवियों का या मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जिक्र किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 5000 कवियों का जिक्र इसमें किया गया, उनके इतिहास, उनके साहित्य के बारे में भी लिखा गया है। इस ग्रंथ के तथ्य प्राय प्रामाणिक माने जाते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको बड़ा आधार माना है। अगला जो हमारी पुस्तक आती है वो आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जो हमारा प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के आधार पर 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। तो महत्वपूर्ण बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कहाँ से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका नामक ग्रंथ था, उसमें से ये भाग हिंदी साहित्य का इतिहास निकाला और 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया गया। और इसमें विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया, जो हमारी अभी चर्चा चल रही थी। विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो 3 माने जाते हैं, और इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या का समाधान कर दिया। अब तक जितने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनमें सबसे बड़ी समस्या किसकी थी, एक तो नामकरण की समस्या थी और दूसरी समस्या थी हमारी काल विभाजन की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पहले इतिहास ग्रंथ पढ़े उनके आधार पर अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस समस्या माने दोनों समस्याओं का, काल विभाजन का और नामकरण की समस्याओं का समाधान कर दिया। अगली जो हमारी बात आती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रथम कवि माना। ये एक महत्वपूर्ण बात है, तो इसको भी साथी ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आनी है तो इसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हमारी जो हिंदी साहित्य का इतिहास
इतिहास जो क्रम है उसमें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन जो पुस्तक है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित होती है और उसके रचनाकार हैं वो राम कुमार वर्मा है। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि आलोचनात्मक अध्ययन किसने लिखा, साहित्य का इतिहास किसने लिखा। तो ये सारे प्रश्न आपको विशेष ध्यान रखने हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो क्रम चला हुआ है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का जब नाम आता है तो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो 3 पुस्तकें हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संकलन मैंने किया है और मुझे विश्वास है कि साथियों को पसंद आएंगे कि कम और अधिक सामग्री, कम से कम समय और अधिक से अधिक सामग्री। अगला हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर चर्चा करते हैं तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। जो वैज्ञानिक इतिहास है वो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले के नाम आया था कि आलोचनात्मक अध्ययन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन किसने लिखा, तो राम कुमार वर्मा ने। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, गणपति चंद्र गुप्त ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें दूसरा जो शब्द है उसमें क्या है अब तक समझ नहीं पाए। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखने में दूसरा शब्द क्या है ये समझ में नहीं आया। अगला हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास कौन कौन से उसमें से अगले क्रम में आते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी महत्वपूर्ण थे वो सारे मैंने यहाँ इकट्ठे किए हैं। और एक और आता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, तो ये आधा इतिहास लिखा है सुमन राजे ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब आगे हिंदी साहित्य के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन जो कक्षा 11 और 12 की पाठ्य पुस्तकों से लेकर के है, 11 व 12 के जो पाठ्य पुस्तक में है वो सारा का सारा क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।